जयपुर में भी आपने देखा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और उप नेता प्रतिपक्ष यहां सतीश पूनिया पूरी तरह से मुखर होकर लाल डायरी की बात कर रहे हैं और इसको लेकर कह रहे हैं कि साफ चीज होनी चाहिए और ये अब चूंकि सदन में पेश की गई तो ये सदन की प्रॉपर्टी बन जाती है। हम चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि आज का मामला बड़ा है और लगातार घटनाक्रम तेजी से बढ़ेगा भी। डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस विचारक हैं। डॉक्टर वरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शैलेंद्र धाबाई साहब बीजेपी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत शैलेंद्र जी। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़े हैं। पहले मैं जरा वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक से एक टिप्पणी लूंगा। इस डायरी के कुछ पिक्स या कहें कि इस डायरी के पूरे फोटो लिए हुए हैं, बाकायदा इसका एक फोटोकॉपी का सेट भी तैयार है। आखिर क्या इसमें राज छिपा हुआ है? और राजेंद्र गुढ़ा इसको सदन में पेश करना चाह रहे थे और जब बाहर उनसे पूछा जा रहा है तो उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे कि जनता के बीच जाऊंगा तब पता चलेगा। सच आएगा सामने क्या लाल डायरी का, और है क्या इसमें? आज राजस्थान ही नहीं पूरे देश की जनता इस चीज की प्रतीक्षा कर रही है कि वास्तव में लाल डायरी में ऐसा क्या था कि ये सरकार वो लाल डायरी देखते ही इतनी उग्र और व्यग्र हो गई कि इन्होंने जिस तरीके से सदन में आज हरकतें हुई हैं या जिस तरीके से सदन में धक्का मुक्की या जिस तरीके से राजेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ जो अभद्रता हुई है, मार्शलों ने उनको उठा करके बाहर करने का प्रयास किया, या जिस तरीके से सरकार के अंदर जो मंत्री और विधायक जो है वो भी मैदान में कूद पड़े, तो इससे तो निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी इस चीज की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर लाल डायरी में कुछ नहीं था तो फिर सरकार को उसको पटल पे उसको टेबल करने के अंदर सरकार को परेशानी क्या थी उसकी जांच होने देते, उसको जो है प्लेटफॉर्म पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको आने देते। लेकिन जिस तरीके से गुढ़ा जी ने आपने देखा होगा कि अभी 3-4 दिन से बयान आ रहे थे, परसों भी उन्होंने अपना एक बयान दिया था राजेंद्र सिंह हुड्डा ने कि भाई मैं जब ये मुसीबत में थे, ये जेल जाते, मैं इनको बचा के लाया और इनकी लाल डायरी आज भी मेरे पास सुरक्षित है और वो लाल डायरी मैं सबके सामने जब पब्लिक करूंगा तब इनका दूध का दूध और पानी का पानी होगी। ये सरकार कितनी भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त है। और जिस तरीके से बयान आ रहे थे, लोग इस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो दिन आएगा, लेकिन आज वो दिन आया भी और राजेंद्र सिंह हुड्डा वो डायरी लेकर के सदन में उपस्थित हुए और अपना विशेषाधिकार, क्योंकि वो सदन के एक विधायक भी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने वहां पे अपना विशेषाधिकार का समझ लीजिए एक वो करने के लिए वहां पे वो डायरी विधानसभा अध्यक्ष के सामने टेबल करने की अनुमति मांगी, लेकिन वहां पे इतनी बौखलाहट और इतनी घबराहट और इतनी व्यग्रता समझ से परे की चीज है। अगर उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के भी नाम है या उसके अंदर किसके भी नाम है, आप इस चीज को छोड़ दीजिए कौन चोर है, लेकिन अगर चोरों को मान लीजिए छुपाया जा रहा है या उसको अगर मान लीजिए पलीदा लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ये तो सरकार का दायित्व बनता है ना कि भाई इन चीजों को पटल पे लेके आए, इन चीजों। निरंजन पोद्दार जी देखिए, जब कल शुक्रवार के दिन में राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में बयान दिया, उसके कुछ घंटों के बाद उनको बर्खास्त किया गया, तब ये सवाल उठ रहा था कि उनको बर्खास्त तो कर दिया, लेकिन जब रिएक्शन राजेंद्र गुढ़ा के सामने आए तो उन्होंने कहा आ रहा हूं सोमवार को, डायरी भी रखूंगा, अपनी बात भी रखूंगा और सवाल पूछूंगा मुख्यमंत्री से। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी और गलती होगी, क्योंकि उनको अंदाजा था कांग्रेस को कि राजेंद्र गुढ़ा आएंगे, डायरी का जिक्र कर रहे हैं और यह स्थिति बन सकती है। जब वो डायरी दिखाते हैं उसके बाद फिर उन पर निष्कासन की कार्रवाई होती है, पार्टी से निकाला जाता है और ये सब होता है। क्या लगता है कि ये पहले थोड़ा सा इसको मैनेज करने में गड़बड़ हो गई है कांग्रेस की तरफ से? देखिए रविंद्र जी, वास्तविकता ये है कि राजेंद्र गुढ़ा को अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट समझ लिया था, लेकिन उनको ये नहीं पता कि राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी राजनीति, अपने संघर्ष, अपने बलबूते और अपनी ताकत के ऊपर उन्होंने, अपनी जनता की ताकत के ऊपर उन्होंने अपनी राजनीति खड़ी करी है और उनको किसी कांग्रेस या किसी अशोक गहलोत जी की उनको आवश्यकता नहीं है। जबकि आज तक, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी कहा, चाहे 2008 की बात करें चाहे 2018 की बात करें, राजेंद्र गुढ़ा जी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को राजस्थान के अंदर ताकत दी और सबल बनाया है। लेकिन आज का जो घटनाक्रम है इसके अंदर देखिए रविंद्र जी, आप इस चीज को माने या ना माने, आप कितने ही बैठ करके कुतर्क कर सकते हैं टेलीविजन के ऊपर, लेकिन ये चीज जो जनता के अंदर राजनीति के प्रति एक समझ लीजिए एक अप्रियता है, उसको एक घृणा में तब्दील करने वाली चीज है। क्योंकि अगर वहां पे
विधानसभा अध्यक्ष को लग रहा था कि भाई कोई आदमी एक एलिगेशन लगा रहा है, डायरी लेकर के आ रहा है, सदन की कार्रवाई पूरा देश देखता है, पूरा विश्व देखता है, तो उस डायरी को स्वीकार करना चाहिए था। और उस डायरी के अंदर अभी ये कह रहे हैं कि उसके अंदर बीजेपी वालों के भी नाम थे, वो इनकम टैक्स वालों से छीन करके लाए थे, तो केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही थी, उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। यहाँ पे डायरी लेते, अगर वास्तव में जो वो कह रहे हैं कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छीन करके लाता, तो उनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज होता, अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज होता, और कानून के मतलब जिसको कहते हैं सरकारी काम में बाधा का मुकदमा दर्ज होता, या उनको चोरी का मुकदमा दर्ज होता, उन धाराओं के उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता। लेकिन डायरी के अंदर जो रहस्य छुपे हुए हैं, वो रहस्य निष्पक्ष रूप से जनता के सामने आते, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जनता का जो राजनीति के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है, वो अविश्वास इतना नहीं बढ़ता कि वो घृणा में तब्दील हो जाए। और यहाँ पे अब बैठ करके कुतर्क करना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जनता को बहुत निराश करेगा, क्योंकि मैं भी एक वोटर और एक नागरिक होने के नाते मैं भी ये अपेक्षा करूंगा कि उस डायरी में ऐसी क्या रात छुपी हुई है, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो, चाहे वो विपक्ष की हो, चाहे वो राजनीति की। निरंजन जी, मुझे बताएं कि अब आखिरी सत्र का बस बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब इसमें लाल डायरी के जो पूरा प्रकरण हुआ, आप सदन की कार्यवाही अब कैसे देखते हैं, कांग्रेस और बीजेपी का स्टैंड, और उसके बाद फिर सड़क पर कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी को भी नहीं भूलना चाहिए, उनके भी वहां पर विधायक मुखर दिखाई दे रहे हैं, उनकी क्या भूमिका आप आगे देखते हैं? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से अब जो सत्र बचा हुआ है, आप ये मान के चलिए ये सत्र केवल और हुल्लड़ और हंगामे के बीच में सत्र खत्म होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अब ये लाल डायरी का मुद्दा आया है, उससे जो वहां का जो विपक्ष है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कहूं या आरएलपी कहूं, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं सरकार को इसके अंदर घेरने की कोशिश करेंगे, और सरकार कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अपने आप को बैकफुट पे महसूस कर रही है। लेकिन जो आपने कहा कि इसके बाद में जैसे ही ये सत्र समाप्त होगा, प्रदेश जो है चुनावी मोड पे चला जाएगा, और दोनों सारी राजनीतिक पार्टियां अपने कीट कांटे दुरुस्त करने पे लग जाएंगी। लेकिन जहां पे कांग्रेस अभी तक कुछ लीड लेते हुए दिख रही थी, चाहे अपनी योजनाओं को लेकर के, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पिछले 7-8 महीने के अंदर अपने खजाने खोल करके जो बिल्कुल एकदम राम राज्य की स्थापना के हिसाब से वो जिस तरीके से घोषणाएं कर रहे थे, और सरकार आपके द्वार करके या समझ जो शिविर लगा रहे थे, सारे शिविर कहीं ना कहीं अब ये जिस तरीके से केंद्र कहूं या राज्य कहूं, और एक ऐसा लग रहा था कि जो प्रदेश कांग्रेस है वो अब कहीं ना कहीं फाइट में आ रही है या चुनाव के अंदर महसूस हो रही है, वो आज मेरे हिसाब से उनका सेटबैक हो गया। क्योंकि पहले सचिन पायलट जी ने आरोप लगाया, और उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू करने की बात करी, हालांकि उसके से जितना डैमेज नहीं हुआ था, आज ये राजेंद्र सिंह हुड्डा जी की लाल डायरी वाला जो प्रकरण, क्योंकि पहले जो, और सरकार को इसको वहीं पे इसको मेरे हिसाब से कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इसमें चूक कर गई। राजेंद्र हुड्डा जी को आंकने में सरकार का मूल्यांकन में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से चूक रह गई, क्योंकि इन्होंने सदन के अंदर जो मुद्दा उठाया था, वो राजस्थान के अंदर नारियों के ऊपर अत्याचार का मुद्दा था। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से इनकी बर्खास्तगी और इनको एक तरीके से प्रेशर में लाने का प्रयास किया, उनको ये लगा कि राजेंद्र सिंह हुड्डा अपनी मांद में चले जाएंगे और कहीं ना कहीं दबाव महसूस करके साष्टांग हो जाएंगे, शीर्षासन करने लगेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये शेखावाटी का एक, समझ लीजिए, एक क्षत्रिय समाज का वो बंदा है जिसने आज तक विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपनी, यानी कि हवा के भाव या समझ लीजिए डॉक्टर वरुण पुरोहित, क्या आंकने में राजेंद्र गुढ़ा को निरंजन जी, क्या जो मणिपुर की हिंसा से मामला उठा और फिर आकर राजस्थान में अपने गिरेबान में झांकने की बात आई, फिर राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त किया, फिर लाल डायरी आई, और अब चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं जातीय जनगणना से लेकर रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ाने की बात कही जा सकती है। तो मुद्दे लगातार शिफ्ट किए जा रहे हैं ताकि कम से कम नुकसान हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। निरंजन जी, देखिए रविंद्र जी, ऐसा है कि कांग्रेस पिछले कुछ समय में इस हर प्रकार की वो राजनीति करना चाहती है जिससे उसको सत्ता मिले। एक समय था जब कांग्रेस का अपना राजनीति करने का एक स्तर हुआ करता था। अगर बात जातीय जनगणना की करें तो आपने देखा होगा कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 2011 के अंदर पूरे राष्ट्र की
जातीय जनगणना का एक समझ लीजिए वो हुआ, सर्वे हुआ, लेकिन उसकी रिपोर्ट पटल नहीं की गई, उसकी रिपोर्ट लोकसभा के अंदर टेबल नहीं की गई और वो चीज आज तक उसको दीमक उसको चाट रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है रविंद्र जी, लेकिन आज कांग्रेस क्या है कि वो हर डोरा ताबीज तंत्र मंत्र करने के लिए तैयार है, जो क्षेत्रीय पार्टियां आज तक करती आई है कि भाई जिसके लिए चाहे जातीय विभेद पैदा करना पड़े, जिसके लिए चाहे सामाजिक विभेद पैदा करना पड़े, लेकिन हमें जैसे तैसे करके सत्ता, चाहे वो कहीं पे फ्री की रेवड़ी की बात करने से, जिस तरीके से 200 यूनिट बिजली फ्री की और जो ये अरविंद केजरीवाल जी ने एक, आप ये मान के चलिए कि रेवड़ी संस्कृति जो पैदा करी थी, आज कांग्रेस ने उसको भी अडॉप्ट कर लिया। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज नहीं निरंजन जी, देखिए ये तो कांग्रेस भी कहती है ना कि अगर बीजेपी जो करती है तो वो फिर उपकार है, वो फर्ज है, और अगर कांग्रेस या कोई आम आदमी पार्टी करती है तो फिर वो रेवड़ी आ जाती है। ये तो साफ तौर पर कहा गया ना कि हम घोषणा नहीं करते, हम गारंटी देते हैं। ये तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम गारंटी देते हैं, हम घोषणा नहीं करते हैं सिर्फ। नहीं, ऐसा है, गारंटी तो अरविंद केजरीवाल जी भी देते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है रविंद्र जी, मेरा ये मानना है कि जनता को कोई चीज फ्री देने के बजाय जनता को आपको कैपेबल बनाना चाहिए कि वो वहां पे 200 यूनिट छोड़िए, वो 2000 यूनिट का बिल पे कर सके। आप ऐसा उसको एटमॉस्फेयर दीजिए, उसको आप ऐसा वातावरण दीजिए, ऐसे कानून दीजिए, ऐसी सुविधाएं दीजिए कि आदमी 1 लाख रुपए महीना खर्चा उठाने की कैपेसिटी में आए, ना कि सरकारी अनुदान और सरकारी छूटों का या सब्सिडी का कोई लाभ के ऊपर आश्रित हो जाए। पहली बात। दूसरी बात आपको जो मैं बताना चाह रहा था, मेरी बात बीच में रहेगी रविंद्र जी, आपको एक चीज और समझनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से किसी चीज को पकड़ करके और अपना चुनाव बनाते हैं, अब उनके पास तो राजस्थान के चुनाव की बात करूं तो लाल डायरी इतना बड़ा मुद्दा आ गया। और जब प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों से और अपनी सभाओं के अंदर जब इस मुद्दे को लपक करके चलेंगे तो आप ये सोच लीजिए कि भाई चुनाव का एटमॉस्फेयर क्या होगा। सीधा उनकी बात जनता तक कनेक्ट करेगी। आप इस चीज का सहज ही स्वभाव लगा सकते हैं, सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। निरंजन जी, आप दिल टूटा जुड़ेगा कैसे? देखिए रविंद्र जी, पहली बात तो आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से पारिक जी कह रहे हैं, मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये किस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जब बात करते हैं राजस्थान की महिलाओं अपराध के ऊपर तो ये पर्सनल नहीं लेना चाहिए, पर्सनल नहीं लेना चाहिए। नहीं, मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मणिपुर हिंसा जो है वहां पे एक वर्ग संघर्ष हो रखा है। वहां पे आप ये मान के चलिए वहां की वस्तु स्थिति, वहां की पृष्ठभूमि अलग है और यहाँ राजस्थान की पृष्ठभूमि, और यहाँ पे कोई वर्ग संघर्ष नहीं है, यहाँ पे कानून व्यवस्था। ये लाल डायरी बस ऐसा ना हो कि बस लाल डायरी ही बनकर रह जाए। इस लाल डायरी के अंदर की जो बातें हैं वो निकलकर सामने जनता तक ना आए, तब कहीं ना कहीं जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस करे, क्योंकि सच्चाई सामने आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का, चारों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।